ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि राहत के नाम पर जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है, उस पाप की सजा पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ है, चलते हैं उनके पास। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर पहले तो मैं ये बात बता दूं। हाँ, पहले तो मैं ये आपको ये बात बता दूं कि ये जो पाकिस्तान ने इंसानियत को शर्मसार करने वाला जो काम किया है, हाँ, इससे धार्मिक भावनाएं तो आहत होती ही है, साथ हाँ, में इससे क्षीण मानसिकता का परिचय मिलता है हमको पाकिस्तान की। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर, मैं गणेश विश्वकर्मा बास्ती सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ, वहाँ से देखने पे यहाँ से बढ़नी बहरावा काठमांडू इतना एरिया हालत खराब है। और देश में जो ये लोग जो भेज रहे हैं ट्रस्ट के नाम पे, क्रिश्चियन मिशनरी हो या पाकिस्तानी हो, ये साले खाई देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। एक तरफ इतना बड़ा तांडव वहां पर प्रकृति का हुआ है, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। 10,000 जिस दिन पहला बिंदास बोल मैंने किया था तो आंकड़ा बहुत कम था, 600 से भी कम था। सब लोग कह रहे थे 1,000-2,000, लेकिन जिस प्रकार की मेरी वहाँ पर लोगों से बात हुई थी, उसका जो मेरा अनुमान था, तभी मैंने पहले शो में कहा था कि ऐसा ना हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 10,000 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि आंकड़ा 10,000 से भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ पर मदद करते समय केवल मानवता का दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसे में वहाँ पर मदद करते समय केवल इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन जो लोग हमेशा धर्म की बातें करते हुए दूसरे धर्मों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वो मानवता को नहीं देखते। ये इस राहत के बहाने भी सामने आया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, बोलिए। सर ये अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, राजेश कुमार गुप्ता बोल रहे हैं, एमपी से बात कर रहे हैं। हाँ जी सर जी, जो ये बार बार पाक से ये सारे कर्माद्य हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो क्या ये अपने को भी नहीं लग रहा है कि भाई इसके ऊपर का कड़ा से कड़ा जो भी काते अगर शासन से हो और हम सब मिलकर अगर इसका विरोध करें, ये बीफ ही इसकी पैदाइश ही बंद हो जाए। बीफ की इसकी जो पैदाइश ये पाक ने किया है, इसके ऊपर हमको कड़ा से कड़ा कार्रवाई क्यों ना किया जाए इसके ऊपर? बिल्कुल, हम यही बात कह रहे हैं और कार्रवाई के दिशा में ही आज के बिंदास को हम अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सामने उठाना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद सर। हाँ, नमस्कार सर, मैं अमृत बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए। मेरे को ये बोलना है कि पाकिस्तान ने जो नेपाल के साथ किया है, इस तरह का बर्ताव किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। बट पाकिस्तान एक बार जरूर जान ले कि जो आज उसने नेपाल के साथ किया है, कल उसके साथ भी हो सकता है। भगवान सब देख रहा है, कहीं छिपा नहीं है किसी से। आप बिल्कुल, शैतानों को भगवानों की याद पहले नहीं आती, पहले उनको शैतानियत की याद आती है। और इसीलिए तो शैतान है, हम इंसानियत या भगवान उनको पहले याद नहीं आते। लेकिन सही समय पर सही निर्णय जरूर होंगे। हम आपको दिखाते हैं ज्योग्राफिकली नेपाल का महत्व। सड़कों पर पड़ी लंबी लंबी दरारें काठमांडू का दर्द बयां कर रही हैं। दर्द वो जो भूकंप ने नेपाल की राजधानी को दिया। यहाँ के पेड़, पहाड़, जंगल, जानवर सब दहशत में हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक काठमांडू अपने मूल स्थान से 3 मीटर खिसक गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टेक्टोनिक विशेषज्ञ जेम्स जैक्सन के अनुसार भूकंप के बाद पृथ्वी के भीतर गुजरने वाली ध्वनि तरंगों से प्राप्त शुरुआती आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक नेपाल की राजधानी अपने मूल स्थान से 3 मीटर यानी कि 10 फीट दक्षिण की ओर खिसक गई है।
काठमांडू घाटी के नीचे करीब 150 किलोमीटर यानी कि 93 मील और 50 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र दशकों से पड़ रहे दबाव के आगे टिक नहीं सका और फाल्ट लाइन के ऊपर की चट्टानें निचली चट्टानों से दक्षिण की ओर खिसक गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 50 करोड़ साल पहले धरती दो बड़े महाद्वीपों में बटी हुई थी, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड। धरती के विकास क्रम में गोंडवाना लैंड कई टुकड़ों में टूटकर अलग अलग दिशाओं की ओर बढ़ा। इसका एक हिस्सा जो भारतीय उपमहाद्वीप बना वो यूरेशियन प्लेट से टकराया। दोनों प्लेटों के बीच इसी टक्कर और रगड़ से बनी सिलवटों से हिमालय बना है। वहीं वाडिया भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नासा के हवाले से ये जानकारी दी है कि जब नेपाल में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया तब पृथ्वी का 7,200 किलोमीटर भूभाग 3 मीटर ऊपर उठा। ऐसा यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने से हुए संघर्ष के कारण हुआ। इसी खिंचाव की वजह से एक ही झटके में 79 लाख टन ऑफ TNT ऊर्जा निकली, जिससे पृथ्वी की धुरी पर भी असर पड़ा। इसी ऊर्जा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हिरोशिमा में हुए एटमी धमाके से निकली ऊर्जा से 504.4 गुना ज्यादा थी। वहीं वाडिया भूविज्ञान संस्थान ने नासा के भूकंपीय क्षेत्र के सैटेलाइट अध्ययन के बाद काठमांडू के 10 फुट खिसकने की बात कही। यूनिवर्सिटी ने भी अपने अध्ययन में पृथ्वी के अपनी धुरी से 10 फीट खिसकने की पुष्टि की है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जैसे पाकिस्तान इंडिया में जिहादियों को भेज रहा है हिंदुओं के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ, उसी तरह से हिंदुस्तानियों को भी इस्लाम के खिलाफ सभी को भेजना चाहिए। और ये मतलब कोई सेना तैयार करनी चाहिए जो कि गौ रक्षा के लिए काम करे और इन इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ काम करे और अपनी जान हथेली में लेके मरने जाए और मारे उन सबको, एक 100 पे भारी। चलिए, हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं और यहाँ पर कानून के राज के आधार पर देश चले, ऐसे अपेक्षा के साथ इस देश को हमने आजाद करने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की बलि दी है। उसी सिस्टम से इसको ठीक करने के दिशा में पहले सोचने की आवश्यकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। चौहान के साहब बोलिए। जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब कहने का बात ये है कि अगर सभी इंसान है तो एक ही बात है, अगर इंसानियत के नाते हम लोग इस चीज को मानते हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई किसी के साथ भी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आगे समझिए बात। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, कोई सिख है, चाहे ईसाई है, अगर कोई भी किसी के भी धर्म के लिए ऐसा बुरा कर्म करता है उसको तो वैसे हम लोग तो, हमारी सरकारें तो चलो मान लो जो कर। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम आपको नेपाल से आई हुई कुछ प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं कि वहां के लोग क्या कहते हैं। सुदर्शन की टीम ने नेपाल में जो स्पेशली गई हुई है, उस टीम ने जब लोगों से बात की तो क्या कहा। अभी देखिए, ये नेपाल में बहुत भूकंप आ रही हैं, भूकंप आ रही हैं, सब देश से राहत भेजी है और पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया सबसे बड़ा राहत भेजी है बस इंडिया से। इंडिया सबसे ज़्यादा राहत इंडिया से अपने 500 रोडवेज का बस भेजी है अपना आदमी ले जाने के लिए। अभी बोला है कि मसला आ रही है कि कहीं का गौ का बना के मसला आ रही है, बोल रही हैं, और ऐसा नहीं होगा, नहीं होने देंगे। ये तो सब धर्म का राज है, ऐसा नहीं देंगे होने के लिए। इसमें हम बस पत्रकार में उतरेंगे। हमारा हिंदू राष्ट्र के लिए हम हिंदू हैं, इसीलिए हम लक्ष्मी भगवान को मानते रूप गाई। हामी हिन्दू धर्मको लागि लक्ष्मी भगवानको रूप लिन्छौँ हैन। हामी गाईलाई सधैँ पूजा गर्छौँ, तर पाकिस्तान मुस्लिमहरूले हाम्रो लक्ष्मी भगवानको अपमान गर्छ। गाई हाम्रो एउटा राष्ट्रको एउटा प्रतीक जस्तै हो। हामीले उहाँ गाईलाई चाहिँ लक्ष्मी भगवानको रूपमा मान्छौँ। हामीले गाईको मासु हाम्रो यो नेपालमा चालु हुँदैन, त्यस कारणले हामीले यो गाईको मासुहरू चाहिँ नेपालभित्र नभित्रौँ भन्न चाहन्छु। गाई हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय गाई हो। हामीले गाईलाई रेस्पेक्ट गरेर पूजा गर्ने गर्छौँ, तर पाकिस्तानको मानिसहरूले गाईलाई मारेर खान्छ। यो हाम्रो मात्रै अपमान नभएर
हामीले भगवानलाई रेस्पेक्ट गर्ने सबैको अपमान हो। भाषा तो नेपाली थी लेकिन भाव से आप समझ गए होंगे, और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है। वहाँ की लिपि भी जो है नेपाली वो देवनागरी है, और बोलने में भी संस्कृत के कई शब्द होने के कारण आप समझ भी सकते हैं, भाव तो जरूर समझ गए होंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, जय हिंद। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। हाँ, सुरेश जी कह रहे थे कि ये पाकिस्तान तो लगता है रम नीच हरकत पर उतर आया है। ये तो जिस तरीके का तबाही नेपाल में आया है, उस जगह पर ये तो लगता है कि जख्म खुरदने का काम किया है। ये तो बिल्कुल तो लगता है कि अब पाकिस्तान को तो किसी तरीके से जवाब देना ही पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को मिल करके। धन्यवाद। नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद वहां के लोगों में इस विषय को लेकर प्रचंड गुस्सा है, और वो गुस्सा पाकिस्तान के झंडे को जलाकर भी उन्होंने दिखाया। वहां पर आग लगाकर खाना बनाने के लिए भी वहां आग लगाने के लिए साहित्य सामान और चीजें नहीं है, लेकिन लोगों ने वहां पर पाकिस्तान का झंडा जलाया और कहा कि कुछ नहीं चाहिए हमको, लेकिन ये खिलवाड़ हमारे साथ मत करो। कारण आपको दिखाते हैं, देखिए। कारण पाकिस्तान के मंशा साफ न होना और मदद की आड़ में नेपाल वासियों की धार्मिक भावना को आहत करने की कोशिश करना, जिस कारण बड़ी मात्रा में बीफ मसाले नेपाल भेजे गए। पाकिस्तान की तरफ से जानबूझकर नेपाल वासियों की मदद के नाम पर धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करना, जिससे हजारों की तादाद में हिंदुओं को जानबूझकर गौमांस खिलाया जा सके। नेपाल की जिस तरह से भारत ने मदद की है, उस मदद से चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों में असहजता है, जिस कारण पाकिस्तान ने इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की और मदद की आड़ में राहत सामग्री के नाम पर बीफ मसाले नेपाल भेजे गए। नेपाल की आड़ में भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करना, क्योंकि भूकंप ग्रस्त नेपाल की सबसे पहले मदद भारत ने की थी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। मैं राहुल बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ। मुझे ये कहना है कि अभी पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो निंदनीय है, और अभी ये लोगों का, अपने देश के लोगों को समझना चाहिए कि इनकी मंशा क्या है। जो हमारे लोग, जैसे कि पुराने लोग हमको समझा रहे सालों से, दशकों से समझा रहे, शतकों से समझा रहे कि ये लोग कैसे है, इनकी मंशा देखो, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग समझते नहीं है। बार बार उनको सर्वधर्म समभाव ये वो के नाम के ऐसे झूठे चेहरे बना के उनको अपना लेते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा अभी भी सामने है। अभी हमारे लोगों का जगने का टाइम है। तो हमने जो गलतियां इतिहास में की थी वो अभी हमको नहीं दोहरानी है। अभी हमको यहाँ से सावधान होना है। और बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ऐतिहासिक गलतियों को नहीं दोहराए। हम पाकिस्तान को बार बार आजमा के देखते हैं, मौका देते हैं, और हम मौका देने के इतिहास को भूल जाते हैं कि हमने जब भी दुश्मन को मौका दिया, उसने वहां पर मानवता को बदले में मानवता का व्यवहार करने के बजाय अपनी दुश्मनी और अपनी औकात दिखाया, अपना रंग दिखाया, अपना असली रूप दिखाया, अपनी असली शैतानियत दिखाई। कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाहता था, जो इनकी सोच है ना, जो औरंगजेब है जो सवा मन जिन्हें उतरवा के भोजन करता था ना, तो आज भी यही पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी यही साजिश चल रही है। और मैं एक बात और थे, वो पाकिस्तान से आए थे महाराज, उन्होंने कहा था जो ये। चलिए, धन्यवाद। शायद आवाज कट रहा है। हम आपको कुछ ऐसे क्या राहत के नाम पर धर्म भ्रष्ट करने के क्या तरीके होते हैं और क्या राजनीति होती है, ये भी दिखाते हैं। धर्म भ्रष्ट करने के तरीके: हिंदुओं को गौमांस खिलाना, लव जिहाद के जरिए धर्म भ्रष्ट करना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसे का लालच देना, हथियारों के बल पर धर्म परिवर्तन कराना, राहत से राजनीति, राहत के नाम पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना, आपदा के समय मुसलमान बनाकर लोगों की मदद करना, अपने धर्म का झूठा प्रचार कर लोगों को मुस्लिम बनाना, आपदा की स्थिति में लोगों को भारी मात्रा में नशे का लती बनाना और नशे की हालत में धर्म परिवर्तन कराना, नशीले पदार्थों की तस्करी कर दूसरे देशों में नशे और प्रतिबंधित वस्तु पहुंचाना और लोगों को मुसलमान बनाना। और भी डिटेल हम आप अपने फेसबुक पर और वेबसाइट पर डाल रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम में, एक ही कार्यक्रम में 1 घंटे में आप लोगों को भी बोलने का मौका देना है और कई विषयों पर बात भी करनी, इसलिए हम सारी डिटेल में चीज़ें हमारी वेबसाइट पर भी डालते। जरा परिणाम देख लेते हैं कि ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होगा। परिणाम:
पाकिस्तान के इस कदम से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क के सदस्य देशों में कूटनीतिक संकट पैदा हो सकता है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है जहां गाय की पूजा की जाती है। इसके अलावा देश में गोवध पर पूरी तरह प्रतिबंध भी लगा हुआ है। ऐसे में राहत सामग्री में बीफ के पैकेट आने से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। पाक की ऐसी हरकत से दुनिया के कई देश भविष्य में कभी भी पाक जैसे दोगले देश पर विश्वास नहीं करेंगे जो जानबूझकर मदद के नाम पर लोगों की भावनाएं आहत करते हैं। पाकिस्तान में करीब 90% आबादी हिंदुओं की है और पाकिस्तान की ऐसी हरकत से हजारों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में भूकंप की त्रासदी के बाद लोगों में आक्रोश भी पैदा हो गया है। ऐसा करना भविष्य में पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इस हरकत से पूरी दुनिया में बसे हिंदुओं के बीच गुस्सा और घृणा पैदा हो गया है। अभी हमारे पास एक खबर आई है कि जो नेपाल में सुदर्शन की टीम गई है और जो राहत टीम गई है सुदर्शन रिलीफ फंड की, ये जिस गांव से अभी हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाह रहे थे, उस गांव में नेपाल के उस गांव में पाकिस्तान सपोर्टर्स की भी संख्या धर्म के आधार पर होने के कारण उन्होंने वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले टीम के खिलाफ बदतमीजी शुरू की है। और इसलिए 8 बजे से हम आपके साथ हमारी टीम को जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रयास पूरा नहीं हो पा रहा था। तो आपके सामने मुझे अब घोषित करना पड़ रहा है कि जो नेपाल में सुदर्शन की टीम है उसके खिलाफ वहां पर प्रो पाकिस्तानी एक तरीके से उनको नेपाल से भगाने के लिए दबाव बना रहे हैं और शो को लाइव भी करने नहीं दे रहे। मैं आपको पहले भी बता दिया है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हस्तक जो दाऊद इब्राहिम है वो नेपाल के थ्रू ऑपरेट करता है। तमाम अंडरवर्ल्ड के जो प्रो पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो नेपाल के थ्रू ऑपरेट करते हैं। नेपाल का केबल ऑपरेटर हो, नेपाल में कई और सेवा देने वाले जो क्षेत्र है उसमें दाऊद और ऐसे अंडरवर्ल्ड के लोगों की घुसपैठ है। वहाँ पर भी पाकिस्तान जीतने के बाद फटाके फोड़ने वाली घटनाएं अक्सर होती रहती है और उन्हीं लोगों के द्वारा इस वक्त सुदर्शन की जो टीम नेपाल में है, क्योंकि इस मुद्दे को हमने सबसे पहले कल से उठा के रखा हुआ है और इस मुद्दे का रोष आकर अपने आका पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे कार्यक्रम से नाराज होकर नेपाल के अंदर जो प्रो पाकिस्तानी है उन्होंने सुदर्शन के टीम के खिलाफ बदतमीजी शुरू की। हालांकि वहाँ की नेपाली जो सेना है उसके लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और अगला अपडेट हम आपके सामने देते रहेंगे। शो को जारी रखते हुए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ हेलो सर, क्या कहना है? अरे पाकिस्तान हम लोग का वहाँ पर बीफ मसाला बेचा है। हम लोग वहाँ सुअर का मांस बेच करके हम अपना 5 से 50,000 रुपए का बेच सकते हैं। चलिए, हमको ये बात नहीं करनी है क्योंकि हमारे ये संस्कार नहीं है। हम इसका अलग तरीके से जवाब देंगे जो हमारे संस्कार कहते हैं। हम सजा देंगे, हम इस तरीके से बदला नहीं लेंगे क्योंकि हमारा धर्म ये अलाउड नहीं करता है। भारतीयता का जो हमारा धर्म है ये बात नहीं सिखाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। श्री चौहान जी नमस्कार। जय हिंद। बोलिए। श्रीमान जी, केदारनाथ में और श्री बद्रनारायण में सदा शिव का पावक धार्मिक स्थल है। हाँ। कश्मीर देश में निवास, कश्मीर राज्य में निवास करने वाली, कश्मीर राज्य में निवास करने वाली आदिशक्ति माँ शारदा भवानी का पुण्य और पावक स्थान है। श्री वैष्णो देवी में के रूप में सात्विक शक्ति माँ वैष्णो देवी का पावक स्थान है। हिंदू राष्ट्र नेपाल में शिव शक्ति के रूप में पशुपति नाथ जी विद्यमान है, जहाँ देवता तुल्य निवासी निवास करते हैं। मैं हिंदुओं को यह स्पष्ट और सूचित करना चाहता हूँ कि कांग्रेस और हमारे कुछ धन लोभियों ने गेस्ट हाउस बनाकर इन पवित्र स्थानों को बिल्कुल धन्यवाद। बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। केदारनाथ की जो पूरी त्रासदी आई थी वहां पर जो गेस्ट हाउस बने थे, ऐसा कहा जाता है कि इतने पवित्र स्थान पर जहां पर लोग जूते भी पहनकर जाना पाप समझते हैं या गलत मानते हैं, ऐसे स्थान पर भी नॉन वेज चोरी छुपे कुछ लोग बनाते थे और इसी का प्रकोप हुआ, ऐसा भी श्रद्धावान लोगों का मानना है। और श्रद्धा का कोई मोल नहीं होता, उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती, इसलिए इस बात को हमको सुनना और समझना चाहिए। नेपाल में भी ये बातें जो की जा रही हैं इसका परिणाम ये है, ऐसा लोग मानते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब। बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान को मेरा एक करारा जवाब है।
हाँ। घर पे नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अर्थात जिनके पास खुद को खाने को नहीं, वो हमारी क्या मदद करेंगे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना ने इनको आर्थिक स्थिति से मदद की है, ताकि इनकी मिली भगत है कि हमारे हिंदू भाई भी गौ मांस खाएं। तो सर, चोर चोर मौसेरे भाई, सर मैं ये बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, और मैंने पहले ही शो में कहा था कि अगर भारतीय कम पड़ेंगे, अगर हम पूरी मदद नहीं करेंगे तो वहां पर ऐसी कई प्रकार की हरकतें होगी, और ये हरकत 8 दिन के अंदर ही सामने आई है। हालांकि अभी तो रिलीफ का काम चल रहा है, रिहैबिलिटेशन जब चलेगा, पुनर्वास का काम चलेगा, तब भी कई चीजें होने वाली है, और ये चीजें तमाम क्षेत्रों में नेपाल में की जाएगी अगर हम चौकस नहीं रहेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद सर। बात यह है कि ये पाकिस्तान के इंटेंशन जो है वो पहले से ही ऐसे बदतर से बदतर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, मतलब ये नेपाल में जो रिसेंटली उन्होंने जो ये फूड पैकेट्स भेजे हैं जिसपे कि बीफ का वो लिखा हुआ है, और उनको खिलाने के लिए, हिंदू राष्ट्र में लोगों को खिलाने के लिए मतलब भेजा हुआ है, ये बहुत ही मतलब कंडेमनेबल है। और अगर आप देखेंगे कि कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन कराई गई वहां से, तो उस टाइम जो वहां पर जो दुकानें थी वो कोई बीफ की दुकानें नहीं हुआ करती थी, लेकिन माइग्रेशन के बाद, मिलिटेंसी शुरू होने के बाद वहां पर खुलेआम बीफ की दुकानें खुल गई है, और वहां पर मतलब हमारा रहना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि हम एक टाउनशिप में रहना चाहते हैं कि न कि उनके साथ। बिल्कुल, हम इस मुद्दे पर भी आएंगे, और अलग से एक बिंदास बोल इस कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी करने वाले हैं। आज मुद्दा है नेपाल में राहत के नाम पर राजनीति करने वाले पाकिस्तान की, और राजनीति धर्म के साथ खिलवाड़ कर कर अपना पुराना खेल खेलने वाले पाकिस्तान की निर्मित ही धर्म के आधार पर हुई है। ऐसे में धर्म का कितना महत्व है ये पाकिस्तान ने समझना जरूरी है, या यूं कहे कि वो ज्यादा समझता है और इसलिए उसके साथ ये खिलवाड़ भी करता है। उपाय देख लेते हैं। पाकिस्तान की इस हरकत का विश्व स्तर पर विरोध होना चाहिए और पाक सरकार को अपने इस कुकृत्य पर माफी मांगनी चाहिए। इस शर्मनाक हरकत पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में पाकिस्तान ऐसी गलती दोबारा न कर सके और पाकिस्तान को सबक मिल सके। हालात सामान्य हो जाने के बाद पाकिस्तान सरकार के साथ ये मामला कूटनीतिक स्तर पर उठाया जाना चाहिए और पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान को सबक मिल सके। तो ये मुद्दा हम आपके सामने लगातार इसलिए भी लेकर आ रहे हैं कि आप मदद की दिशा में भी आगे बढ़े, और हम इस मदद में होने वाली राजनीति को भी समझे, इसमें होने वाले षड्यंत्रों को समझे, क्योंकि आपत्ति हमारे यहाँ पर भी आती है, आपदा हमारे यहाँ पर भी आती है, हमारे पड़ोसियों में भी आती है। लेकिन नेपाल जो कि हमारे लिए हमारा सांस्कृतिक भाई है, वैसे तो हमारे देश के पहले सरकारों ने, जो सबसे पहली सरकार बनी थी, और खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेपाल के बारे में अपना दृष्टिकोण ठीक नहीं रखा, और इसलिए नेपाल हमारे देश का हिस्सा नहीं रह सका। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी नेपाल हमारा आज भी भाई है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी है, आस्था के दृष्टिकोण से भी है, और सामरिक दृष्टिकोण से भी वो हमारा पड़ोसी होने के नाते भाई है। ऐसे तमाम कारणों से हमको नेपाल को मदद करना जरूरी है, और इस मदद को हम पूरे देश भर से करवा रहे हैं। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मंगी छाबड़ा रांची से बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले तो सुदर्शन चैनल को बहुत 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 धन्यवाद। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस बार नेपाल के लोगों को पाकिस्तान की हैसियत पता चल गई, उसकी औकात पता चल गई, और पाकिस्तान परस्त लोगों को वो वहां से निकाल के दफा करे, बाहर करे, पाकिस्तान से, नेपाल से भगाएं, तभी ये पाकिस्तान वाले सुधरेंगे, अदरवाइज ये नहीं सुधर सकते, कभी नहीं सुधर सकते। और अगेन आपको मैं सुदर्शन चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपको एक और आज बात बता देता हूँ। मैं एक पत्रकार के नाते एक ऐसा आकलन कर रहा हूँ कि वहां पर चाइना और पाकिस्तान मिलके एंटी इंडिया स्पिरिट भारत के खिलाफ बहुत विस्फोपन कर चुके हैं, बहुत माहौल पहले बना चुके हैं। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, वहां जाने के बाद, एक अप्रोच दिखाने के बाद, और खास करके जो हमारा प्रोएक्टिव रिलीफ अप्रोच रहा है, उनको जो हमने राहत पहुंचाई है, उसको लेकर नेपाल में भारत के प्रति जो प्रेम, आस्था, आकर्षण और धन्यवाद का भाव बढ़ा है, इसको कम करने का प्रयास आने वाले दिनों में होगा। आपके सामने ऐसे कई
षड्यंत्र सामने आएंगे जिससे कि भारतीय लोगों के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ, भारत पड़ोसी देश के तौर पर और हमारी सरकार के खिलाफ भी वहां पर चाइना और पाकिस्तान कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करेगा। एक षड्यंत्र तो आज ही किया है, सुदर्शन जैसे राष्ट्रवादी चैनल के टीम का वहां पर विरोध प्रो पाकिस्तानी लोगों ने शुरू किया है, और ऐसी और घटनाएं भी आने वाले दिनों में होगी जो कि श्रेय भारत को ना मिले, भारत के खिलाफ माहौल बना रहे और जिससे कि पाकिस्तान को नेपाल की भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ छद्म युद्ध करने के लिए किया जा सके। और इसलिए नेपाली भाई कभी भी तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए और भारत के प्रति उसके मन में प्रेम ना रहे, ये बातें पिछले दिनों भी हुई हैं और इस राहत के साथ साथ, रिहैबिलिटेशन के साथ साथ होगी। हमें उसके प्रति भी सावध रहना होगा और खास करके नेपाल के जो भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मैं यह आह्वान करता हूं कि ऐसे हरकतों से आप दूर रहे, पाकिस्तान की ऐसी हरकतों को समझे और नेपाल के सारे भाइयों को यह हरकत समझाने का प्रयास करें। कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको दोबारा इस राहत के पूरे काम में पूरे तन मन धन से जुड़ने के लिए आह्वान करता हूं। कई लोग हमारे साथ समय दान भी देना चाहते हैं। पहले टोली में हम ज़्यादा लोगों को समय दान के तौर पर भेज चुके हैं, अब भी भेजना चाहते हैं। इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, डॉक्टर, नर्सिंग का काम करने वाले मेल फीमेल, इन लोगों को हम इस नेक्स्ट टीम में और भी भेजना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबरों पर, ईमेल पर या पते पर संपर्क करें। सामग्री भी आप हमको भेज सकते हैं। अगले जाने वाले सामान की भी और उसके रूट की जानकारी हम आपके सामने देते रहें। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए नेपाल की त्रासदी में मदद करने के बजाय उस मदद के बहाने, राहत के बहाने कोई किसी का धर्म भ्रष्ट करने का काम करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। और खास करके तब जब मानवता के नाम पर ढोंग करके आप मदद करते हैं और आपकी उस मदद के पीछे का सच धर्म भ्रष्ट करने का हो और वो पकड़ा जाता है, तो ऐसे में उस देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, भारत की सीमा पर, उस देश के जिस भी तरीके से जहां पर भी जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी हरकतें अगर बार बार होती रही तो नेपाल में जो हुआ है वो देश और दुनिया के अन्य देशों में भी होता रहेगा। नेपाल में जितनी बड़ी त्रासदी आई है उस त्रासदी को देखते हुए दुनिया भर से मदद शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने शुरू में तो इसका कोई खास जवाब नहीं दिया, लेकिन जब भारत ने वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर मदद की तो पाकिस्तान ने भी वहां पर मदद का नाटक किया। नाटक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर उन्होंने खाने के पदार्थ भेजने के बजाय खाने के मसालों को प्रायोरिटी दी और उन मसालों में गाय के मांस के, बीफ के मसाले भेजे। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अभी सेकुलर तकनीक के आधार पर हुआ है। वहां पर मेजोरिटी जो है वो हिंदू है और वहां पर भारत में भी नहीं इतने सख्त कानून गाय के बारे में नेपाल में हैं। ऐसा होते हुए भी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई और उसके अनुसार उसने घृणा पाप किया जिसकी सजा उसको मिले। यह हम आज के बिंदास में आपके साथ चाहेंगे। आइए आप और हम मिलकर चर्चा करेंगे। मुद्दा पहले देख लेते हैं। नेपाल में कुदरत ने जो विनाशकारी तांडव दिखाया है उसके बाद नेपाल पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो गया। हजारों जिंदगियां पलक झपकते खत्म हो गईं और लाखों घर तहस नहस हो गए। 25 अप्रैल को नेपाल में आए भूकंप से पूरी दुनिया आहत है। इस भूकंप में अभी तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आज भारत सहित दुनिया भर से नेपाल में राहत सामग्री पहुंच रही है।
इस संकट की घड़ी में ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे पहले भारत ही नेपाल का हमदर्द बना और युद्ध स्तर बचाव राहत कार्य में जुट गया। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और राहत सामग्री के नाम पर ऐसा भद्दा मजाक किया जो किसी भी हालत में क्षमा योग्य नहीं है। जी हां, पाकिस्तान ने नेपाल के लिए जो राहत सामग्री के नाम पर खाने के रेडी टू ईट पैकेट्स भेजे, उसे खाना तो दूर, नेपाल वासी उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते और उसका कारण है बीफ मसाले। जी हां, इन हरे रंग के पैकेट्स में बीफ मसाला है, यानी गौ मांस। पूरी दुनिया को पता है कि नेपाल कुछ वर्षों पहले तक एक हिंदू राष्ट्र था और आज भी यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और सभी हिंदू गाय को बेहद पवित्र मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की इस हरकत से नेपाल वासी आक्रोशित है और पाकिस्तान ने जो हरकत राहत और मदद के नाम पर नेपाल के साथ की है, उसकी आलोचना पूरी दुनिया में की जा रही है। काठमांडू स्थित वीर हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को पीड़ितों के लिए जो रेडी टू ईट मील्स भेजे गए, उनमें बीफ मसाला पैकेट थे। तो संडे को हम वहाँ पानी और इसकी तलाश कर रहे थे, तो हमें ये पैकेट्स वहाँ से दिए गए। श्रीलंका के भी थे, पाकिस्तान के भी थे। तो हम घर आए तो यहाँ के हमने खोला पैकेट, तो उस पर बीफ लिखा हुआ था, पोटैटो भुजिया बीफ मसाला ये लिखा हुआ था। तो फिर हमें बड़ा अजीब सा लगा कि बीफ तो हम कोई खाते नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि कई पैकेट्स स्थानीय लोगों को बांटे गए, नेपाल वासियों को इसके बारे में पता नहीं है। ऐसे में इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री सुशील कोइराला और नेपाल के खुफिया प्रमुख को दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। अगर रिपोर्ट सही पाई जाती है तो इस मामले को राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान के सामने उठाया जाएगा। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को जब पता था कि नेपाल में ज्यादातर लोग हिंदू हैं, तो आखिर ऐसे में जानबूझकर मुसीबत की इस घड़ी में जब नेपाल को सहयोग और मदद की दरकार है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने ऐसे घिनौनी हरकत करने की हिमाकत कैसे की और क्यों पाकिस्तान इस पूरे मामले में अनजान बना हुआ है। जरूरत है कि पाकिस्तान की इस हरकत पर पूरा विश्व एकजुट हो और कड़े शब्दों में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में पाकिस्तान ऐसी घिनौनी और नापाक हरकत करने की जरूरत न कर सके। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमको अगले 1 घंटे तक बात करनी है। अपने आवाज को पाकिस्तान तक भी पहुंचाना है और पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की जो अथॉरिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उन तक भी पहुंचाना है। हम आपको बता दें कि व्यक्ति के इस प्रकार के आज़ादी का जो अधिकार है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ा सम्मान करने की बात की जाती है और ऐसा न कर पाने पर लाखों करोड़ों डॉलर का जुर्माना भी भरना पड़ता है। ऐसे कई एयरलाइंस में कई बार वाक़ये हुए हैं और न्यायालय में ये निर्णय हुआ है कि ऐसा पदार्थ खिलाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है और लाखों डॉलर का जुर्माना भी होता है। जिस तरह नेपाल में किया गया, नेपाल में बहुसंख्यक हिंदू है, तो वहां पर गाय का मांस भेजना कितना सही था, लेकिन फिर भी भेजा गया। मेरा पाकिस्तान को सवाल है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, अगर वहां पर कोई सूअर का मांस लगा हुआ कुछ भेजता तो क्या वहां की भावनाओं के साथ आहत नहीं होती? क्या ये गैर कानूनी नहीं होता? हालांकि हम ऐसा करने के पक्षधर नहीं, ना हम ऐसा करने की सोचेंगे क्योंकि हम भारतीय है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा सोचेगा क्योंकि वो पाकिस्तान है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ठीक है जी, सुरेश भाई जय हिंद। बोलिए। सुरेश भाई, मैं कहना चाह रहा कि जो पाकिस्तान के जो मुल्ला है, ये षड्यंत्र करते रहे देश के खिलाफ। जो इससे ज्यादा षड्यंत्र तो भारत के मुल्ला कर रहे हैं, इनका तो कुछ इलाज हो नहीं रहा। मुझे आप एक बात बताइए,
आप जो है जैसा नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जब से राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री बने भाई, पर उसके बाद पता ही नहीं क्या हो रहा है ना, उसे आतंकवादी क्या नाम है उसका, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके साथ सरकार बना ली यार। नरेंद्र भाई मोदी पर तभी विश्वास हट गया मेरा तो ऐसा जी हो रहा है। सुरेश भाई हमारे तमी दुखी हो जाए यहाँ बिंदास बोल करके, सरकार के तो जू रहेंगे इतनी। आप बताओ इसका कुछ हल है क्या, बताओ यार। हम अधूरी बात ना करें, हम जिस दिन जिस मुद्दे पर बात करें उसी पर बात करें। उस विषय पर हमने अलग से बिंदास किया था, आगे भी बात करेंगे। आज हम बात करें नेपाल के साथ किए जाए इस छल के बारे में। ये छल कपट, ये पाकिस्तान की एक अपना चरित्र है, लेकिन उस चरित्र से अगर धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात को लेकर हम आज ये मुद्दा उठा रहे, साथ साथ में इसके हम मदद की बात भी करें। हम आपके सामने हमारा सुदर्शन रिलीफ फंड का अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, सारा डिटेल चला रहे, और साथ साथ में हमारी नेपाल में जो टीम गई है वहाँ पर नेपाली भाइयों की जो बाइट्स आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपकी सारी राहत को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। मैं भी महाराष्ट्र में नासिक, मुंबई और कुछ जगह पर जाके और भी राहत के लिए बैठकें करके आया हूं। देश के और भी हिस्सों में जाने वाला हूं। आपके यहाँ पर भी अगर नेपाल राहत को लेकर आप कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं तो मैं वहाँ पर भी आने को तैयार हूं, क्योंकि हमको सबको मिलके इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद करनी है। छल का चरित्र वाले छल करेंगे और मदद के संस्कार वाले मदद करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सुरेश जी, ऐसा है, पाकिस्तान की नीयत और नीति दोनों खराब है। हाँ। और ये नेपाल में जो त्रासदी हुई है ना, उसका ये नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ये मतलब अपना जो अपने दिमाग की जो एक हरकत है ना, वो वहाँ पे करके और लोगों को मतलब समझो एक हिंदुत्व से अलग करना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। नेपाल की इस त्रासदी का फायदा तो विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार से उठा ही रहे हैं, क्योंकि ये सज्जनों के लिए तो मदद का मौका है और दुर्जनों के लिए तो ये उनका उल्लू सीधा करने का मौका है। पाकिस्तान ने कई आतंकवादी भारत में इस बहाने, सीमा जो खुल गई है, क्योंकि नेपाल में जाने के लिए इस वक्त जितने आसानी से आप जा सकते हैं ऐसा पहले कभी नहीं जा सकते, तो जो आवागमन है वो बहुत आसान हो गया है। यहाँ तक कि टैक्स भी छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मदद का साहित्य पहुँच सके। इसलिए पाकिस्तान इस खुली हुई सीमा का राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए खतरा साबित हो रहा है, लेकिन हम उसकी बात तो करेंगे ही। पहले हम नेपाल की बात करते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी जय हिंद, नमस्कार सुरेश जी, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। मेरा कहना ये है, जैसा आप अभी कह रहे थे कि मतलब जो है अगर ये आपदा सऊदी अरब में आती तो वहां पे अगर जो है सुअर का मांस भेज देते या मसाला भेज देते तो क्या अभी तक तो जो है पता नहीं क्या बात हो जाती। लेकिन ये जो सारा है इसमें षड्यंत्र मुझे चीन का भी लगता है कि चीन ने शायद ऐसा कहा है कि मुद्दे को उलझाओ और इस तरह की मजाक करने के लिए ऐसा जो है इसमें हो सकता है। मुझे बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। जरा वहां पर त्रासदी की क्या स्थिति है, क्या हालात है, आपको दिखाते हैं। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राजधानी काठमांडू में अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन इसी बीच काठमांडू में महामारी फैलने की खबर के बाद लोग दहशत में हैं। भूकंप से मची तबाही के बाद काठमांडू से लगभग 4 लाख लोग निकल चुके हैं। हजारों लोग अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं, जो निकलने की कोशिश में लगे हैं। सरकार मुफ्त में लोगों को बस सेवा दे रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि बसें कम पड़ रही हैं। यहाँ लोग महामारी के डर से काठमांडू छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, पानी की सेवा अभी भी पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ भोजन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। लोगों को खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। सामान लेने के लिए सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हैं। वहीं सरकार ने लोगों को घाटी से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए कई संगठनों के साथ मिलकर 500 निःशुल्क बसों की व्यवस्था भी की है, लेकिन ये भी कम पड़ रही है। इस दौरान नेपाली सेना और दूसरे देशों से आए राहत और बचाव कर्मी लगातार मलबे के ढेर में दबे जिंदा बचे लोगों की खोज में लगे हुए हैं।
ये त्रासदी नेपाल में आए 1934 में आए विनाशकारी भूकंप की त्रासदी से भी कहीं ज्यादा है। 1934 में आए भूकंप में नेपाल में 8000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भूकंप से 39 जिलों के 80 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 20 लाख लोग 11 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पीड़ितों की तत्काल प्राथमिकता भोजन, पानी, आवास और दवाएं हैं। 14 लाख लोग भोजन की तत्काल पैच, साथ ही 14 लाख लोगों को भोजन की तत्काल जरूरत है। भूकंप में हजारों की संख्या में घर या तो तबाह हो चुके हैं या इतने क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि ये रहने लायक नहीं है। आज जरूरत है नेपाल के लोगों को मदद की। तो ये नेपाल की स्थिति है और इस स्थिति में हमको मदद का हाथ भी आगे बढ़ाना है। हमें पाकिस्तान जैसे नहीं करना है, हमें मानवता दिखानी है, हमारे संस्कारों को दिखाना है। हमें अपनी औकात पाकिस्तान ने जो दिखाई वैसी गलती नहीं करनी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने रिलीफ फंड चलाया है। हेलो, जल्दी जल्दी बोलिए भाई साहब। रिलीफ फंड चला, वो तो उधर से आवाज ही नहीं आ रही। चलिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपनी आवाज फोन पर सुनिए, टीवी पर सुनने के चक्कर में आप अपनी बात को सही से रख नहीं पाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार जी। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में हर मुस्लिम एक ही कैटेगरी का होता है। इनका हमेशा ही प्लान होता है कि हिंदू धर्म को जिस तरह भी भ्रष्ट किया जाए। तो हमें मुसलमानों को विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना भाई भी नहीं मानना चाहिए। ये हम हिंदू को जरा सोचने के लिए मजबूर करता है। चलिए हाँ, ऐसी बात हम ना कहें, हम नेशनल प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। नेपाली लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ जब हम हैदराबाद से गए थे तो हमको बहुत मदद किए। उन सभी के साथ हम अभी भी हैं, हम मदद करेंगे जितना हो सकता है। और पाकिस्तान को इसका जवाब नरेंद्र मोदी भाई देंगे। चलिए, सारे जवाब अगर नरेंद्र भाई देंगे तो हम क्या करेंगे, जरा कुछ जवाब हम भी तो देना सीखें। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि नेपाल का भूवैज्ञानिक क्या स्थिति है। देखिए, नेपाल के पहले सिविल कोड जो 1854 में बनाया गया था, में कहा गया था कि यह एकमात्र देश है जहां गाय, महिला और ब्राह्मणों को मारा नहीं जा सकता। 1990 में सिविल कोड में संशोधन कर गो हत्या पर 12 वर्ष की कैद का प्रावधान जोड़ा गया। नेपाल में हम आपको तकनीकी कुछ ग्राफिक के आधार पर वहां का लॉ और वहां की स्थिति के बारे में बताते हैं। जियोग्राफिकल जो उसकी स्थिति, उसको थोड़ी देर बाद बताएंगे। सजा दी जाती थी। 34 सदस्यीय डॉक्टरों के दल में शामिल डॉक्टर बलविंदर सिंह ने कहा, जब हम खाद्य सामग्री लेने एयरपोर्ट पहुंचे तो हमने पाया कि इनमें बीफ मसाले के पैकेट्स भी हैं। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 6166 हो गई है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। समाचार चैनल कांतिपुर न्यूज के मुताबिक नेपाल पुलिस ने बताया कि भूकंप में घायलों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। भूकंप में 12,064 घर नष्ट हो गए हैं। नेपाल के कई भागों जैसे तातोपानी, चौतारा, लुकला, रूमझात्रा, डोलखा और लंगतांग से गुरुवार को 117 विदेशी और नेपाली नागरिकों को काठमांडू लाया गया। नेपाल सेना के मुताबिक अभी तक 748 घायलों का इलाज किया गया है, जिसमें से 326 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। सेना के दलों ने प्रभावित जिलों में 11,250 किलोग्राम राहत सामग्री वितरित की है, जिसमें सोलुखुम्बु, रसुवा, सिंधुपाल चौक और डांडिंग जिले शामिल हैं। जॉर्डन, चीन, इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे कई देशों से भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग के लिए बचाव और चिकित्सा दल काठमांडू पहुंच गए हैं। यह सब देशों की तरफ से तो हो ही रहा है, लेकिन भारत की मदद वहां पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि नेपाल के साथ सबसे ज्यादा लगाव भी हमारा है। एक और कॉलर। जय हिंद। मैं बीरेंद्र शर्मा नेपालगंज से।
बोलिए। जय नेपाल, मैं नेपाल से वीरेंद्र शर्मा। हाँ बोलिए बोलिए। और मतलब ये जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, कम से कम एक राजनीतिक नैतिकता होनी चाहिए। ऐसे दुखद परिस्थिति में अगर कोई देश अपनी राजनीतिक नैतिकता छोड़ता है तो इसका जो है तो हम लोग डटकर विरोध करेंगे। और आप लोगों के जो भारतीय सहयोग है उसके लिए हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? नेपाल में काठमांडू से कितने दूर है? जी हम काठमांडू से पश्चिम साइड में हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या स्थिति है? नहीं, यहाँ सामान्य भूकंप के मतलब जो है हल्का सा झटका जो मतलब आप जहाँ है वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है? मतलब क्षेत्र में 2 लोगों की डेथ हुई है और हमारे यहाँ से करीब 6 लोग काठमांडू में हताहत हुए हैं, मतलब उन लोगों की डेथ हुई है। आप पश्चिमी नेपाल से बोल रहे हैं? जी हम पश्चिमी नेपाल से हैं। जो हरकत पाकिस्तान ने की है उसको लेकर नेपाल में क्या भावना है? देखिए इसमें 2 बातें हैं। हाँ। एक तो जो है मतलब इस विकट परिस्थिति में सहयोग किया गया, उसके लिए हमको सभी को धन्यवाद देना पड़ेगा जिन देशों ने सहयोग दिया। लेकिन सहयोग के नाम पे जो गंदी कूटनीति जो खेली गई है उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा जो है तो हम लोगों को शक लगा और हम लोग जो है उसकी भर्त्सना करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे पास नेपाल से भी ऐसी कई वीडियो आए हैं जहां पर लोगों ने बड़ी मात्रा में पाकिस्तान का निषेध किया है और इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान का ध्वज जलाएंगे। उन्होंने उनका राष्ट्र ध्वज जलाया और लोगों ने कहा कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन गाय का मांस जिस अन्न में है उसको हम नहीं लेंगे। कॉलर, जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, अच्छे काम में भी जो है ये इस तरीके की हरकत करता रहेगा। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र खत्म करना पहले सब लोगों ने मिलकर, अब जो है अब गौ की समस्या। धन्यवाद। और खास करके आप कहेंगे कि इसमें क्या होता है, भावना कैसे बढ़ती है? तो आप ऐसा माल भेजकर लोगों ने खाने के बाद उसकी खबर चलाकर एक तरीके से ये भावना पहुंचाते हैं कि अरे मैंने तो खा लिया है, अब खा ही लिया है तो क्या करें। एक तो ये भी भावना पहुंचती है और दूसरा एक वो सुकून मिलता है जो शैतानी सुकून होता है कि हमने लोगों को भ्रष्ट किया, उनके धर्मों को भ्रष्ट किया, उनकी आस्था को भ्रष्ट किया। और इसका सुकून जो शैतानी सुकून के लिए पाकिस्तान तड़पता है वो उसको ऐसी घटना से मिलता है। लेकिन हम इस सुकून को नहीं मिलने देंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेके विभिन्न प्रकार के मंचों पर इस मुद्दे को उठाएंगे और इसके लिए बिंदास में आवाज को और बुलंद करेंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। देखिए, ऐसा है कि मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान ने इस तरह का जो भेजा है जो हिंदू धर्म के खिलाफ, तो उसको बिल्कुल वर्ल्ड में इसको करना चाहिए, उठाना चाहिए और इस चीज को यूएनओ में ले जाना चाहिए, जिससे कि मालूम पड़े पाकिस्तान को और वर्ल्ड को मालूम पड़े कि एक जो विपदा में है देश, जिसके यहाँ इतना बड़ा भूकंप आया हुआ है, जहाँ पब्लिक इतनी परेशान है, उनकी धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक देश इस तरह का भेजता है सामान। इस चीज को यूएनओ में ले जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और ये नेपाल सरकार ने भी कहा है कि हम इसको कूटनैतिक मंचों पर भी जरूर उठाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि ये जो नेपाल में जो ये हो रहा है इसके पीछे जो है और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं फेथ वल्चर। जो मिशनरियां वहाँ बाइबल भेज रही हैं, मिशनरियां वहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए काम कर रही हैं और इस्लामिक ग्रुप भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को भी मीडिया को एक्सपोज करना चाहिए, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा, सिर्फ आप ही लोग कर रहे हैं। और ये इस इतने दुख वाली घड़ी को भी ये लोग धर्मांतरण के एक मौके के रूप में इसको यूज कर रहे हैं। बाइबल वहाँ भेजे गए हैं, आप देखिए सोशल मीडिया में उनकी सब तस्वीरें हैं, मिशनरी लोग वहाँ गए हुए हैं और पूरी तरह से इस टाइम वो कह रहे हैं कि, और ओवैसी ने तो कह दिया कि ये तो काफिरों को सजा है, मैं तो मदद करूंगा नहीं, ओवैसी ने ये भी कह दिया।
तो इस तरह से जो ये फेक कल्चर इसको बोलते हैं कि जब आदमी का मतलब इस तरह की त्रासदी होती है, उसकी मेंटल वो वीक होती है, उस टाइम उसको धर्म परिवर्तन करो, अपने धर्म के प्रति डाउट क्रिएट करो। ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथ साथ में मैं कॉलर को कहूंगा कि जैसे पिछले बिंदास में और लगातार पिछले दिनों से आप लोगों ने जो मदद सुदर्शन के तरफ से सुदर्शन के द्वारा आपके तरफ से नेपाल पहुंचाई है, उसके बारे में भी आप कॉल करें, अपनी मदद के बारे में भी बात करें। हम पाकिस्तान पे तो बात कर ही चुके हैं, अब हम मदद की दिशा में भी आगे की बात करें। हमने वहाँ पर टीमें भेजी हुई है, हमने वहाँ तंबू भेजे हुए हैं, दूध के पाउडर को भेजा हुआ है, और नासिक से लेके तमाम जगह से और भी सामान जा रहा है। अब हमारी अगली खेप, जो अभी 2 खेप यहाँ से निकल चुकी है, अब अगली खेप हम रविवार या सोमवार को निकालेंगे, उसकी जानकारी कल आपके सामने देंगे। लेकिन आप अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डिटेल हम आपके चला रहे हैं। और अगर आप साहित्य भेजना चाहते हैं, हालांकि हम सामान भेजने के पक्ष में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सामान लेके जाने में ज़्यादा खर्चा पड़ता है। ऐसा ही सामान भेजा जाए जो कि वहाँ मिलता ही नहीं है, खास करके दूध पाउडर जैसा, दवाइयाँ जैसा, या तंबू या टेंट जिसको कहा जाए, राहुटी जिसको कहा जाए, ऐसे टेम्पररी घर के लिए लगने वाले जो सामान है, उस सामान को भेजें। हमारा ईमेल आईडी, हमारे फ़ोन नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। अब हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास।